नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोल्ड वलन। फोल्ड बेसिकली जो है वार्पिंग का छोटा पार्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो है संकुचन से दो तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कंप्रेशन से, जिसमें पहला था वार्पिंग, दूसरा था फोल्ड। फोल्ड जो है बेसिकली स्मॉल साइज होता है वार्पिंग का। इसमें एक लहरनुमा स्थलाकृति बनती है रॉक से, जो कंप्रेसिव फोर्स यानी कि संकुचन बल के कारण बनता है और ये क्षैतिज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वलन की जो क्रिया होती है वो क्षैतिज भू संचलन से संबंधित है। इसमें चट्टानों का खिंचाव संकुचन उत्पन्न करता है और संकुचन से चट्टानों में वलन होता है। प्रारंभिक अवधारणा यह थी कि वलन का कार्य सिर्फ परतदार चट्टानों में होता है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब से आया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसने यह साबित कर दिया है कि वलन का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में संभव है। एंडीज और हिमालय में ग्रेनाइट का वलन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब यहाँ पे जो है दो तीन टर्म समझने की ज़रूरत है कि वलन जो होता है, जो लहरदार स्थलाकृति बनती है, उसके ऊपरी भाग को बेसिकली हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं या अपनति कहते हैं, और जो निचला भाग होता है उसको सन्नति या अभिनति या उसको सिनक्लाइन कहा जाता है। और जहाँ फोल्ड होता है तो फोल्ड के दोनों साइड या दोनों ढाल जिसको हम कह सकते हैं, जैसा कि पहले फिगर में आपको स्पष्ट है, उसको बेसिकली पार्श्वांग कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको लिम्ब कहते हैं, LIMB, लिम्ब। यह ढाल भू संचलन क्रिया का ही परिणाम होता है। वलन की क्रिया जो है वो न तो एक प्रकार की ऊंचाई में होती है, न एक प्रकार की ढाल उत्पन्न करती है, क्योंकि हर जगह पे भू संचलन की जो गहनता है वो अलग अलग होती है और उसी गहनता के आधार पे जो है एक समान भू संचलन की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण वलन भी विविध प्रकार के होते हैं। और यही विविधता जो है स्थलाकृतियों को जन्म देती है। मतलब कि वलन के जो टाइप्स है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही उससे संबंधित स्थलाकृतियाँ भी मानी जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एंटीक्लाइन का जो उच्चस्त स्तर है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और सिनक्लाइन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसके बीच से जो कल्पित रेखा गुजरती है उसको एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। उसी अक्ष पे, वलन के अक्ष पे वलन होता है या मुड़ता है। दो टर्म और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक टर्म है डीप और दूसरा टर्म है स्ट्राइक। डीप क्या होता है? तो डीप होता है बेसिकली द इंक्लाइनेशन ऑफ रॉक बेड विथ रिपीट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स टर्म्ड एज डीप। दैट मीन्स इन रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट मीन्स कि परतदार या रूपांतरण जब चट्टानों का होता है तो परतदार और रूपांतरित चट्टान के जो स्तर होते हैं या जो बेड्स होते हैं वो क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए झुके होते हैं, और यही झुकाव जो होता है वो डीप होता है। और जस्ट डीप के साथ जो समकोण बनाने वाली रेखा होती है वो स्ट्राइक कही जाती है। तो बेसिकली जो लिम्ब है या एक्सिस ऑफ फोल्ड है, डीप है, स्ट्राइक है, ये भू संचलन से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया कि चूंकि भू संचलन की गहनता सभी प्रदेशों में एक समान नहीं हो सकती है, इसीलिए विविध प्रकार के वलन मिलते हैं और यही विविधता स्थलाकृतियों को जन्म देती है। अगर हम बात करें इसके स्थलाकृतियाँ या टाइप्स की, तो कई सारे टाइप्स यहाँ पे आपको मुख्यतः 10 होता है। इसके अलावा भी एक दो टाइप्स माने जाते हैं। जो बेसिकली जो टाइप्स है, सबसे पहले है सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन। दूसरा है असिमेट्रिकल फोल्ड और असममित वलन। मोनोक्लिनल फोल्ड एक दिग्नत वलन, ओवर फोल्ड अति वलन, आइसोक्लाइनल फोल्ड समनत वलन, रिकम्बेंट फोल्ड परिवलन, नैपीज या ग्रीवाखंड, एंटीक्लिनोरियम संपनति, सिनक्लिनोरियम संभिनति, थ्रस्ट फोल्ड अतिक्षेप वलन, और फैन फोल्ड, ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड भी जो है इसके टाइप माने जाते हैं। अब एक एक करके हम इन स्थलाकृतियों को समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। सबसे पहले हम आते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड पे, सममित वलन पे। सममित वलन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि सिमेट्री होगा इसमें। दैट मीन्स कि यह एक ऐसा वलन है जिसमें अक्ष के सहारे दोनों लिम्ब यानी दोनों पार्श्वांग यानी दोनों ढाल जो है एक समान होगा। मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों एंगल 20 डिग्री का है। कहने का मतलब एक्सिस के दोनों पार्श्वांग जो हैं वो एक समान होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो संकुचन का बल या जो गति लग रही है वो दोनों दिशा से आने वाली गति एक समान है और एक ही संरचना के चट्टानों का वलन हुआ है।
क्योंकि अगर अलग अलग संरचना होगी तो उस पर भी जो है डिपेंड करेगा। तो चूंकि एक ही संरचना है, गति समान है, इसलिए पार्श्वांक भी समान है, उसे सममित वलन कहा जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा माउंटेन जो है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये बेसिकली है पहला पार्ट जो सिमेट्रिकल फोल्ड का उदाहरण माना जाता है। दूसरा जो है असममित वलन, नाम से ही स्पष्ट है कि ये जस्ट उसका उल्टा होगा। कहने का मतलब ये होगा कि उसमें क्या था कि पार्श्वांक जो है समान था, इसमें जो है समान नहीं होगा। जिसमें अक्ष लंबवत है किंतु पार्श्वांक का दोनों ढाल जो है असमान है, क्योंकि दोनों दिशा से आ रहे भू संचलन की गति विविधता उत्पन्न करती है, और यही विविधता जो है वो जनरली पाई जाती है। तो असममित वलन की अगर बात करें तो मैक्सिमम ये आपको मिलेगा। सिमेट्रिकल फोल्ड के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। जैसे दक्षिणी पेनाइंस जो है, जिसको स्पाइन ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, साउथ पेनाइंस को, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। जो तीसरा भाग है वो है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन का मतलब ये होता है कि इस वलन में एक लिंब या एक पार्श्वांग लंबवत होता है और दूसरे पार्श्वांग में ढाल होती है। कहने का मतलब कि एक एकदम वर्टिकल होगा और दूसरा जो है उसमें ढाल होगा। मतलब कह सकते हैं कि रियलिटी में यह एक वलित पर्वत का ही अक्ष है, यानी कि वास्तविकता यह है कि वलित पर्वत का अक्ष ही एक पार्श्वांग का कार्य करने लगता है। जैसे मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सिनक्लाइन वाला रीजन है, जहाँ पे एक दिग्नत वलन लिखा हुआ है, वहाँ पे पश्चिम में पठार है, बीच में आर्टिसियन बेसिन है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और तटीय मैदान है। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वलित पर्वत है, एक तरह से एक पार्श्वांक का कार्य कर रहा है, दूसरा पार्श्वांक लंबवत है, और बीच में उस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो यह जो वलन है वो एक तरह से एक दिग्नत वलन का उदाहरण माना जाता है। जो तीसरा पार्ट है वो है ओवरफोल्ड। ओवरफोल्ड का मतलब ही है अति। अति का मतलब कि ज़्यादा, यानी अति वलन की स्थिति में क्या होगा कि अक्ष जो है वो लंबवत नहीं रह पाता है, यानी कि वो किसी एक दिशा में झुक जाता है और दोनों पार्श्वांग भी अक्ष के साथ ही उस दिशा में झुक जाते हैं। जिस दिशा में झुकाव होता है उस दिशा में या उस दिशा से गहन या सर्वाधिक भू संचलन हुआ होगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है, क्योंकि एक साइड से फोर्स ज़्यादा होगा तभी झुकाव होगा। जैसे पीर पंजाल श्रेणी, इस तरह के उदाहरण वहाँ पे मिलते हैं देखने को अतिवलन का। कहने का मतलब कि अतिवलन में पार्श्वांक के साथ साथ अक्ष में भी झुकाव होता है, और इसका कारण यही होता है कि भू संचलन की गति बहुत ही तीव्र है। तो यह अतिवलन का उदाहरण माना जाता है। अगला जो पार्ट है इसका वो है समनत वलन। समनत वलन का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों पार्श्वांग लगभग समानांतर हो जाए, मतलब कि अक्ष तो है ही, तो जितना झुकाव अक्ष के एक पार्श्वांग का है, मतलब मान सकते हैं दाएं पार्श्वांग का है, उतना ही झुकाव अक्ष से बाएं पार्श्वांग का होगा। कहने का मतलब कि दोनों जो लिंब हैं, दोनों जो भुजाएं हैं वलन की, वो लगभग समानांतर हो जाएं या समानांतर की स्थिति में आ जाएं, दोनों कंडीशन होता है, उसे समनत वलन कहा जाता है। इसका उदाहरण बहुत ही विरल है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। पाकिस्तान का काला चिट्टा पर्वत इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह अतिवलन जो है होता है उसी का अग्रविकसित रूप है। मतलब कि ओवरफोल्ड में हमने देखा था कि अक्ष झुक जाता है, और उसी का अगला रूप जो है वो समनत वलन माना जाता है। परिवलन जो होता है, या आप कह सकते हैं कि रिकम्बेंट, यह बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसी का अगला स्टेज चल रहा है। जैसे अक्ष झुका, फिर थोड़ा सा और झुका तो वो अतिवलन हुआ। अतिवलन के बाद परिवलन आया। परिवलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों पार्श्वांग जो हैं वो क्षैतिज हो जाते हैं। इसके पहले वाले में क्या था, अतिवलन में समनत वलन में पार्श्वांग जो है समानांतर है या समानांतर की स्थिति में है, लेकिन समानांतर होते नहीं हैं। इसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के क्षैतिज हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अतिक्षेदित हो रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लगते हैं कि वो आ गए हैं। मतलब अक्ष जो है समानांतर हो जाता है, अक्ष एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, वो रिकम्बेंट फोल्ड कहा जाता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम का कैरी कैसल पर्वत इसका उदाहरण वहाँ देखने को मिलता है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि समनत वलन का ही अगला रूप है। यह देखने में तो आपको है तो वलन, लेकिन देखने में आपको क्षैतिज तथा पठार के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी का अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका ग्रीवा खंड का।
नैपी का। नैपी जो होता है उसमें ये होता है कि जो है, आई थिंक उसका स्लाइड जो है मैंने दिया था वो मे बी मिस कर गया होगा। मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ कि रिकम्बेंट फोल्ड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि रिकम्बेंट फोल्ड का अगला रूप में क्या होता है कि जैसे ही फोर्स तो काम कर ही रहा है दोनों साइड से, अब जो है एक साइड से फोर्स लगातार काम करने से क्या होता है कि परिवलन जो होता है, रिकम्बेंट का जो शीर्ष है वो टूट जाता है। और टूटने से क्या होता है कि उसका पार्श्वांग टूटता है और अक्ष के सहारे आंतरिक भाग में घुस जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में अक्ष का ऊपरी भाग तो ठीक रहता है, लेकिन निचला भाग जो है असंतुलित होकर विखंडित होने लगता है। लंबी अवधि तक अगर भू संचलन हो तो परिवलन ही लास्ट में ग्रीवा खंड में बदल जाता है। गढ़वाल हिमालय में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे होता यह है कि अक्ष टूट के अंदर की ओर चला जाता है। अगला जो पार्ट है वो है आपका संपनति या एंटीक्लिनोरियम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है आकृति जो है मुख्य तौर पर अपनति जैसा दिख रहा है, एंटीक्लाइन जैसा दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि किसी प्रदेश में कई अपनति और अभिनति हो, क्योंकि देख रहेंगे कई सारे अपनति अभिनति एक साथ हैं यहाँ पे, और कुल मिलाकर दूर से देखने पे वो ऐसा लगे कि वो उठा हुआ पार्ट है या अपनति जैसा दिख रहा हो, उसी को संपनति कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि भू संचलन की गति काफ़ी तीव्र हो और लंबे समय तक हो। जैसे दक्षिणी स्कॉटलैंड वगैरह की उच्च भूमि में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि है तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन दोनों, लेकिन ओवरऑल स्थलाकृति आपको दिखेगी एंटीक्लाइन टाइप, तो उसी को संपनति कहा जाता है। ठीक उसके उल्टा जो होता है वो संभिनति होता है कि वहाँ भी अपनति अभिनति जैसा ही स्थलाकृति देखने को मिलता है, लेकिन जो दूर से देखने में क्या लगता है कि वहाँ पे सिनक्लाइन है, अभिनति है या लोएस्ट पार्ट है, तो वो चीज़ यहाँ पे संभनति, जैसे पाकिस्तान में पोटवार पर्वत वगैरह में इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि एक जो उदाहरण है वो आपका संपनति से है, दूसरा उदाहरण संभिनति से है। तात्पर्य यह हुआ कि मतलब एक आपको अपनति जैसा दिखेगा, दूसरा आपको अभिनति जैसा दिखेगा। जो 10वां पार्ट है इसका वो है अतिक्षेप वलन या थ्रस्ट फोल्ड। ये क्या होता है कि वलन के क्रम में ऐसी स्थलाकृति भी विकसित होती है जिसमें अक्ष लंबवत रहते हुए टूट जाता है। मतलब कि अक्ष तो लंबवत है, यहाँ पे अक्ष टूटेगा और उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं भ्रंश की स्थिति उत्पन्न होती है और उसका पार्श्वांग भी मुड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अक्ष लंबवत रहते हुए टूट जाता है और यह स्थिति सही अर्थों में एक तरह से कह सकते हैं उत्क्रम भ्रंश की अवस्था है। लेकिन स्थलाकृतिक विज्ञान के अधिकतर विशेषज्ञ इसको बलित पर्वत मानते हैं। कई सारे इसे थ्रस्ट फॉल्ट मतलब फॉल्ट मानते हैं या भ्रंश मानते हैं, लेकिन कई सारे विद्वान इसको बलित पर्वत ही मानते हैं। पीर पंजाल में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावे जो दो तीन और हमने फोल्ड की चर्चा की थी, जिसमें आपका फैन फोल्ड था। फैन फोल्ड का मतलब होता है पंखा की तरह स्थलाकृति बनती है जो दिखने में पूरी तरह से संपनति या एंटीक्लिनोरियम टाइप दिखती है। ओपन फोल्ड जो होता है वो बेसिकली लहरनुमा वलन होता है जिसमें 90 to 80 डिग्री जो है फोल्ड का एंगल होता है, उसको ओपन फोल्ड कहा जाता है। क्लोज्ड फोल्ड जो होता है वो कह सकते हैं कि अधिक कोण की जगह वहाँ पे न्यून कोण आ जाता है, कि एंगल बहुत कम होता है तो क्लोज दिखता है। तो ये सब फैन फोल्ड, ओपन फोल्ड या क्लोज फोल्ड के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप नैपी को देख सकते हैं, जो फिगर पिछले स्लाइड्स में नहीं था, कि ये ओवरऑल दिखाया गया कि कैसे बनता है। पहले एंटीक्लाइन है, सिंपल फोल्ड हो रहा है, मतलब कि दोनों साइड बराबर है। फिर सिनक्लाइन है, फिर असिमेट्रिकल फोल्ड हो जा रहा है कि एक साइड ज़्यादा झुका एक साइड कम है, फिर ओवर फोल्ड, फिर रिकम्बेंट फोल्ड। उसी के आगे जो है एंगल टूट के कैसे अंदर टाइप में चला गया वो, उसको आप नैपे कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये फोल्ड के उदाहरण हैं जो विविध प्रकार के भू संचलन के परिणाम होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है आधारभूत स्तंभों के विकास जो है इस तरह के, उसमें आंतरिक कारक या भू संचलन का ही योगदान होता है। तो ओवरऑल ये सारे फोल्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायता करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।